हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्टार्ट करते हैं प्री मिक्स एंड प्रीलिम्स हमसे आज पूरे 101 दिन दूर है। आज हम पढ़ेंगे 6 क्वेश्चंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर्स। तो ये टॉपिक्स आपने देख लिए हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे क्रैश कोर्स एज वेल एज टेस्ट सीरीज़ आपके लिए अवेलेबल हैं ₹999 में। बहुत ही किफ़ायती दाम पर आपको दोनों चीज़ें मिल रही हैं। अगर आप इंडिविजुअल कुछ लेना चाहते हैं तो वो भी आपके पास चॉइस अवेलेबल है। बहुत जल्द आपको हाफ लेंथ टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट अलग से भी मिल जाएंगे इफ़ यू वांट टू परचेज देम इंडिविजुअली। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो आपने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस बताना है, इनमें से कौन से हैं। क्या HFCs हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन डिप्लीटिंग हैं, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, या फिर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। तो इसमें से कौन से ओजोन डिप्लीटिंग हैं? यू कैन टेक योर टाइम, यू कैन पॉज एंड द करेक्ट आंसर इज 2 and 3 ओनली। सो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को छोड़कर सभी जो हैं वो ओजोन डिप्लीटिंग हैं। जानते हैं कैसे? तो सभी की सभी ये जो गैसेस हमने ऊपर देखी दे आर ऑल रेफ्रिजरेंट्स, लेकिन जिन जिन भी गैसेस में क्लोरीन के एटम प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं, ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं एंड दे कन्वर्ट ओजोन इनटू ऑक्सीजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो होता क्या है कि ये दोबारा से क्लोरीन एटम के साथ कंबाइन कर जाता है एंड धीरे धीरे ये जो प्रोसेस है पूरा ओजोन को ऑक्सीजन प्लस ClO में तोड़ता रहता है। ठीक है जी, तो इसी कारण से जो ओजोन की डिप्लीशन होती रहती है। तो CFC को हमने बैन किया अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसका ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल इज कंपैरेटिवली लेस देन CFC, तो 10% तक ही है उसके कंपैरिजन में, बट ये ग्रीन हाउस गैस है। तो इसकी एक और हमें प्रॉब्लम आ गई कि ये ग्रीन हाउस गैस है एंड ओजोन डिप्लीटिंग भी है। इसके बाद जो अगला वेरिएंट आता है दैट इज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन डिप्लीटिंग तो नहीं है क्योंकि इसमें क्लोरीन जो है वो मिसिंग है, बट ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है एंड इसका ऑल्दो लोअर है इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एज कम्पेयर टू HCFCs, लेकिन स्टिल इसको हमने कैटेगराइज किया है अंडर क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये हमने देख लिया जो वेरियस गैसेस थी कौन से प्रोटोकॉल के अंदर कौन सी गैस आ रही है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आपके लिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। रिसेंटली देयर हैज़ बीन ग्रोइंग कंसर्न विद रिगार्ड टू द ब्लैक कार्बन इन ग्लोबल वार्मिंग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू ब्लैक कार्बन। तो ब्लैक कार्बन के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट है इट रिमेन्स इन एटमॉस्फेयर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दैट इज 1 to 4 weeks। तो क्या ये बात सही है कि इसका एटमॉस्फेयर में जो लाइफ स्पैन है वो काफ़ी कम है, अराउंड 1 month ही है। एंड दूसरी स्टेटमेंट है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक कार्बन। तो 2 स्टेटमेंट्स आपके पास, क्या फॉसिल फ्यूल कंबशन से ही ब्लैक कार्बन क्रिएट होता है? इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए स्टेटमेंट पर एंड यू कैन पॉज। सो द करेक्ट आंसर इज 1 and 2 ओनली। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। रिसेंटली ये पंजाब के एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम देख लेते हैं थोड़ा ब्लैक कार्बन के बारे में। तो इट इज़ सूटी ब्लैक मटेरियल एंड इनकम्प्लीट कंबस्शन वाली बात बिल्कुल सही है। उनकी इनकम्प्लीट कंबस्शन से ऑफ व्हाट, गैस एंड डीजल इंजन जो कंबस्शन कर रहे हैं, इनकम्प्लीट कंबस्शन, उसकी वजह से ब्लैक कार्बन जनरेट होता है। इसके बाद जो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं इनफैक्ट वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें, एंड ऑल्सो जो भी अदर सोर्सेज हैं जो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं। ठीक है जी, एंड इट कंप्राइज सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर एज वेल। तो पार्टिकुलेट मैटर जो कि एयर पोल्यूटेंट है एंड हम इसको NAQI आपको अगर पता हो तो इसके थ्रू भी हम इनका भी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पार्टिकुलेट मैटर 10 दोनों को मेजर करते हैं कि इनके अकॉर्डिंग ही एयर पोल्यूशन नापा जाता है। ठीक है जी, तो इसके बाद इनहेलेशन ऑफ ब्लैक कार्बन के और भी प्रॉब्लम्स हैं। क्या हेल्थ इश्यूज होते हैं इससे, जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, इवन कैंसर एंड बर्थ डिफेक्ट्स। तो है तो थोड़ा डेंजरस ही ये, एंड इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू क्लाइमेट चेंजेस कॉजिंग चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ रेन एंड क्लाउड्स। तो ये कैसे करता है कि सपोजिटली जब माउंटेन्स के ऊपर जब ब्लैक कार्बन गिर रहा है तो अगर यहाँ पर आइस थी पहले एंड अब उसके ऊपर जब ब्लैक कार्बन आ गया, एंड एज यू नो कि जो ब्लैक कलर होता है उसकी एब्जॉर्प्शन इज अ लॉट ग्रेटर देन वाइट कलर, जिसको हम एल्बीडो भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो अब एल्बीडो बढ़ जाता है जो आइस है उसका, एंड होता क्या है कि एक जगह पर हीट कंसनट्रेट होना स्टार्ट हो जाती है एंड अकॉर्डिंगली द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। तो ये एल्बीडो इफेक्ट को भी जो
उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट है ब्लैक कार्बन का। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विद रेफरेंस टू ट्रैफिक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहली स्टेटमेंट है, इट इज़ अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ WWF एंड IUCN फॉर वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग। तो क्या ये बात सही है कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व हैं? एंड दूसरी स्टेटमेंट है, इट इज़ अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोथ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्या ये पहली बात तो आपको पता होनी ज़रूरी है कि क्या ये एक NGO है, एंड अगर है तो क्या ये दोनों बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एज वेल एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों के कॉन्टेक्स्ट में रेलिवेंट है। एंड तीसरी स्टेटमेंट है, इट्स ग्लोबल नेटवर्क इज research driven, action oriented and committed to delivering innovative and practical solutions to wildlife trade issues based on the latest information। तो काफ़ी हैवी स्टेटमेंट है, लेकिन ऑल इन ऑल जो बता के रही है कि क्या रिसर्च ड्रिवन है एंड एक्शन ओरिएंटेड है एंड मोर ओवर प्रैक्टिकल एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस के ऊपर क्या ये बेस्ड है। तो अगेन ये भी क्वेश्चन पंजाब के एक एग्ज़ाम में आया था, रिसेंटली ही एग्ज़ाम हुआ है एक्स्ट्रा असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा, दैट्स वाई वी हैव इंक्लूडेड इट। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है, एंड यू कैन पॉज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। आपको थोड़ी ऐसी जो लंबी लंबी स्टेटमेंट्स होती हैं, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखिए तो एक अगर पॉजिटिव आउटलुक दे रही है तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो स्टेटमेंट सही होगी, लेकिन अगेन डू नॉट गो ऑन द फेस वैल्यू ऑफ इट, थोड़ा जस्ट को समझने की ट्राई कीजिए। तो अगर आपको थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होगा तो अकॉर्डिंगली यू वुड बी एबल टू क्रैक द कोड कि किस तरफ पॉइंट कर रही है स्टेटमेंट। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी, WWF एंड IUCN का ये एक जॉइंट मॉनिटरिंग वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है। एंड इसका काम क्या है, पहले तो कि ये इंश्योर करना कि जो वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स की ट्रेड हो रही है वो जो थ्रेट ना बन जाए टू नेचर। एंड एक और जो हमारे पास क्या चीज़ आ गई कि दोनों प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स दोनों के लिए ये चीज़ रेलिवेंट है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। एंड जो इसके बाद 1976 में ट्रैफिक बना था, एंड उसके बाद साइट्स जो कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, विच अगेन इज़ रिलेटेड विद द सेम थिंग कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को थ्रेट ना पहुँचे विद द ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, तो उसको भी सपोर्ट किया ट्रैफिक ने। एंड अगर हम मेजर इसकी चीज़ें देखें जो भी अर्जेंट स्पीशीज ट्रेड इशूज सच एज टाइगर पार्ट्स, आइवरी, एलिफेंट आइवरी एंड राइनो हॉर्न, तो इन सब से रिलेटेड ये कुछ ना कुछ चीज़ें अपनी एक्सपर्टीज़ एंड अवेयरनेस फैलाते रहते हैं। एंड लार्ज स्केल कमर्शियल ट्रेड इन कमोडिटीज़ लाइक टिम्बर एंड फिशरीज प्रोडक्ट्स एज वेल। तो अब हमें काफ़ी कुछ ज्ञान मिल गया कि वाइल्ड प्लांट्स भी इंक्लूडेड हैं, एनिमल्स भी इंक्लूडेड हैं, एज वेल एज जो फिशरीज़ के प्रोडक्ट्स हैं वो भी ट्रैफिक का पार्ट हैं। तो इट्स अ टाइप ऑफ ऑल एनकम्पसिंग एक प्रोग्राम। ठीक है जी, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ऑल इंडिया सिटीजन सर्वे ऑफ पुलिस सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सिटीजन सर्वे ऑफ पुलिस सर्विसेज के बारे में दो स्टेटमेंट्स हैं। पहली है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कमीशन द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू कंडक्ट द सर्वे। तो क्या ये बात सही है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन्वॉल्व है इसमें? एंड दूसरी, द सर्वे विल बी बेस्ड ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ सर्वे ऑफ लेबर कंडीशंस। तो क्या जो सर्वे कंडक्ट होगा, क्या उसका जो फ्रेमवर्क है वो सर्वे ऑफ लेबर कंडीशंस के ऊपर बेस्ड है? तो दोनों स्टेटमेंट्स आपने देख ली, एंड यू कैन पॉज। सो द करेक्ट आंसर इज 2 ओनली। तो इसका मतलब कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, नॉट ट्रू पूछा है आपसे। तो अगर मैं थोड़ा लॉजिकली ब्रेक डाउन करने की ट्राई करूं कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो समहाउ इट इज़ रिलेटेड टू होम अफेयर्स, तो ये तो 50% प्रोबेबिलिटी होगी कि स्टेटमेंट सही होगी। तो इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जी बिल्कुल रिलेटेड है इससे, एंड उन्हीं के अंडर ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये ऑल इंडिया सिटीजन सर्वे ऑफ पुलिस सर्विसेज कंडक्ट कर रही है। पैन इंडिया सर्वे है एंड हाउस होल्ड टाइप सर्वे है ये। ठीक है जी, एंड जो इसका फ्रेमवर्क है लेकिन वो बेस्ड है नेशनल सैंपल सर्वे फ्रेमवर्क के ऊपर। तो लेबर
सर्वे के फ्रेमवर्क के ऊपर नहीं, नेशनल सैंपल सर्वे के फ्रेमवर्क के ऊपर ये बेस्ड है। एंड इस सर्वे का एम क्या है कि हम समझें कि पब्लिक परसेप्शन क्या है सबसे पहले तो पुलिस के बारे में, मोर ओवर लेवल क्या है नॉन रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम्स का या इंसिडेंट्स का टू पुलिस, एंड मोर ओवर इसके बाद position on the level position on ground relating to crime reporting and recording and timeliness and quality of police response। तो बेसिकली पुलिस एंड लोगों के बीच में जो लिंक है उसको थोड़ा ट्रेस करने की ट्राई कर रहा है ये सर्वे। ठीक है जी, तो इसके बारे में भी हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें देख ली एंड मार्च 2019 को ये कमेंस हो जाएगा, इट विल स्टार्ट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द LCA तेजस। तो LCA तेजस के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा होगा। तो स्टेटमेंट है पहली, तेजस इज द फर्स्ट सुपरसोनिक फाइटर डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो क्या ये बात सही है कि ये पहला सुपरसोनिक फाइटर है? दूसरी स्टेटमेंट, तेजस हैज़ अ रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल RAM कोटिंग्स आर इंटेंडेड टू मिनिमाइज इट्स ससेप्टिबिलिटी टू डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग। तो क्या ये स्टेल्थ मैकेनिज्म से कुछ रिलेशन है RAM कोटिंग्स का? एंड तीसरी है, तेजस इज अ मल्टी रोल फाइटर विद वेरिएंट्स फॉर बोथ इंडियन एयरफोर्स एज वेल एज नेवी। तो क्या दोनों के लिए अवेलेबल हैं इसके वेरिएंट्स? ठीक है जी, यू कैन पॉज एंड द करेक्ट आंसर इज 2 and 3 ओनली। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। पहला जो सुपरसोनिक फाइटर था वो HF-24 मारूत था जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया था। तेजस जो है वो सेकंड सुपरसोनिक फाइटर जेट है एंड मोर ओवर इसके स्टेल्थ फीचर्स जो हैं उसमें कुछ चीज़ें इंक्लूडेड हैं। जैसे सबसे पहले तो इसका जो स्मॉल साइज़ है उसकी वजह से भी इसको विजुअल स्टेल्थ थोड़ी मिल जाती है एंड मोर ओवर जो इसका एयर फ्रेम है वो कॉम्पोजिट मटेरियल्स को यूज़ कर रहा है, तो अगेन जो रेडार वेव्स हैं उनको रिफ्लेक्ट कर देता है वो, तो विच अगेन इज़ अ स्टेल्थ फीचर ऑफ द प्लेन। एंड इसके बाद इसमें जो रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल RAM कोटिंग्स लगाई गई हैं ताकि इसकी ससेप्टिबिलिटी मिनिमम हो जाए टू डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग। एंड एरो इंडिया 2019 का जो हमारा एयर शो हो रहा है बेंगलुरु में, उसमें तेजस को सर्टिफिकेट दे दिया गया है ऑपरेशनल क्लियरेंस का। ठीक है जी, तो अब इट कैन बी इंडक्टेड इनटू आवर डिफेंस सर्विसेज। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम स्कीम। तो पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, द स्कीम एम्स एट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड वाटर सिक्योरिटी टू फार्मर्स। तो क्या ये बात सही है कि फाइनेंशियल एंड वाटर सिक्योरिटी की बात है इसमें? एंड दूसरी स्टेटमेंट है, द स्कीम एम्स टू ऐड अ सोलर कैपेसिटी ऑफ 25,750 मेगावाट बाय 2022। तो थोड़े फिगर्स अगर आपने ध्यान से पढ़े होंगे तो यू कुड बी एबल टू क्रैक द कोड। एंड तीसरी स्टेटमेंट है, द स्कीम फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो क्या फार्मर रिलेटेड स्कीम है तो इसी मिनिस्ट्री के अंडर फॉल करेगी। तो ऐसी कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिनको आपने थोड़ा ध्यान में रखना है पढ़ते हुए। ठीक है जी, सो यू कैन पॉज एंड द करेक्ट आंसर इज 1 and 2 ओनली। तो तीसरी स्टेटमेंट गलत है, वही मिनिस्ट्री वाली बात गलत हो गई हमारी। तो जो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पावर है एंड बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो फाइनेंशियल एंड वाटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी एक तो ये फार्मर्स को, एंड मोर ओवर जो फार्मर्स हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको दी जाएगी कि सोलर पैनल्स वो लगा सकें अपने अनयूज्ड या फैलो लैंड के ऊपर जो वो यूज़ नहीं कर रहे फॉर कल्टिवेशन। ठीक है जी, एंड इसके 3 कॉम्पोनेंट्स हैं इस स्कीम के। जो कंपोनेंट ए है उसमें कुछ 10,000 मेगावाट की हम डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट लगाएंगे। एंड जो कंपोनेंट बी है उसमें स्टैंड अलोन सोलर पावर एग्रीकल्चर पंप्स लगाए जाएंगे। एंड जो कंपोनेंट सी है उसमें सोलराइजेशन ऑफ 10 लाख ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स। तो 3 चीज़ें आ गई, एक तो हमारे ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट्स हैं, उसके बाद हमारे पास स्टैंड अलोन पावर प्लांट्स हैं पंप्स हैं एग्रीकल्चर पंप्स, एंड तीसरे हमारे पास ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी हमारी कुसुम स्कीम के बारे में। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है ये। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्वेश्चंस। एंड जाते जाते आपके लिए एक छोटी सी बात कि यू नेवर नो हाउ स्ट्रांग यू आर until being strong is the only choice you have।
तो ये बात अगर हम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैपेबिलिटीज़ प्रूव करना उसके लिए स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे अच्छा मौका है अपना एग्जामिनेशन। एंड आपके लिए ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आ रही है 2 जून को, तो उसके लिए प्रिपेयर कीजिए एंड अपनी स्ट्रेंथ अपनी कैपेबिलिटीज़ को बिल्कुल कम मत आंकिए, क्योंकि जितना लोड आप लेते रहेंगे उतनी उतनी आपकी शक्तियाँ जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। So don't underestimate yourself and keep working hard and be consistent, which is more important। ऐसा नहीं कि अगर एक दिन आप बैठ गए तो ये सोचकर कि मैं आज सारा ख़त्म करके ही उठूँगा, वो चीज़ें शॉर्ट टर्म होती हैं, ज़्यादा लंबे तक नहीं चल सकती। एंड यूपीएससी इज़ अ गेम ऑफ परसिस्टेंस, सो बी अ लिटिल परसिस्टेंट एंड लगे रहिए। थैंक यू।